हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे इस मार्कर की लेंथ करीब 12 सेंटीमीटर होगी, तो हम इसे मेजर कर सकते हैं, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस मार्कर का वजन 50 ग्राम, हम इसे मेजर कर सकते हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे आज बहुत तेज धूप है। ओके, अब हम बात करेंगे, हमारे पास 3 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी, और थर्ड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम बेस रखते हैं। ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम फंडामेंटल से ड्राइव करते हैं। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ना फंडामेंटल होती है ना ड्राइव होती है। नाइदर फंडामेंटल नॉर ड्राइव। इसके एग्जांपल हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, ये सारी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। नेक्स्ट ड्राइव क्वांटिटी, जिसे हम इसे ड्राइव करते हैं, जैसे वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसमें हमारे पास आते हैं एग्जांपल है इसके रेडियन एंड स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, रेडियन हमारे पास एक प्लेन एंगल होता है। एंगल, जैसे हम ये एंगल मेजर कर रहे हैं, यहां पर ये जो एंगल है इसे हम कहेंगे प्लेन एंगल, क्योंकि ये एक प्लेन पर लाई कर रहा है। बोर्ड हमारे पास एक प्लेन है जिसके ऊपर ये एंगल लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेरेडियन, इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, जैसे ये हमारे पास कोई सॉलिड है, ये हमारे पास एक सॉलिड है, तो इसके यहां पर जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल, जिसे हम डिनोट करते हैं ओम से। ये हमारे पास है सॉलिड एंगल। ओके, अगर हम बात करें कि प्लेन एंगल कैसे निकालते हैं, ये मेरे पास एक सर्कल था पूरा, जिसका मैंने सर्कल का थोड़ा पार्ट लिया है, जिसका रेडियस है मेरे पास r। ये एंगल बना रहा है थीटा, और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये है l। अगर मैं बात करूं कि ये थीटा कितना होगा, तो थीटा बराबर होगा l अपॉन में r के। आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मेरे पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री, इसको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 180 से। अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 6। 30 डिग्री को रेडियन में कहेंगे पाई अपॉन 6 रेडियन। तो इस तरह यहाँ पर जो थीटा है उसे रेडियन में रखना है, और थीटा इज इक्वल टू l अपॉन में r। यहां देखते हैं हम इसका एरिया, जो ये वाला एरिया है ऊपर वाला, ये हमारे पास है एरिया ए है,
और ये इसकी लेंथ आर है, आर। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में। टाइप ऑफ सिस्टम, 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट है हमारे पास सीजीएस, सेकंड एमकेएस, थर्ड एफपीएस। इन तीनों सिस्टम में हम जो क्वांटिटी यूज करते हैं वो है मास, लेंथ और टाइम। सीजीएस सिस्टम में हम मास को मेजर करते हैं ग्राम में, एमकेएस सिस्टम में हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, एफपीएस सिस्टम में हम मास को मेजर करते हैं पाउंड में। इसी तरह सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, एमकेएस सिस्टम में मेजर करते हैं मीटर में, एंड एफपीएस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं फीट में या फुट में। सीजीएस सिस्टम में हम टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, एमकेएस सिस्टम में हम टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, एंड एफपीएस सिस्टम में भी सेकंड में मेजर करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 पाउंड है ये बराबर होता है 454 ग्राम के, एंड 1 फीट जिसे हम फुट भी कहते हैं ये बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर के। आप यहां देख सकते हो कि हम किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें चाहिए होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। कोई भी क्वांटिटी बराबर होती है न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट। क्यों? हमारे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी, एन हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यू है यूनिट। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट। अगर मैं बात करूं 1 मीटर तो ये बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। यहां हम देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू के चेंज होने पर यूनिट भी चेंज हो गई, तो हम लिखेंगे इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी चेंज देन इट्स यूनिट ऑल्सो चेंज। ओके, हम देख सकते हैं कि जो मीटर है हमारे पास वो बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। जब हमारे पास यूनिट बड़ी थी तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम थी, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई तो यूनिट कम हो गई। तो हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी दोनों ही बराबर हैं, लेकिन इसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्वांटिटी बराबर में न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है, यूनिट भी चेंज हो रही है, लेकिन क्वांटिटी रिमेन सेम है। इसे हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले का यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ अ क्वांटिटी वन यूनिट टू अदर, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम इसे कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। नोट करो इसे। अब हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट के एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल, कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस सिस्टम। सबसे पहले हमें जिसको कन्वर्ट करना है हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं 1 जूल यूनिट है एनर्जी की, यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है हमारे पास मास इंटू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास को हम लिखते हैं केजी में, ग्रेविटी को लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एंड डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं मीटर में। तो ये हमारे पास हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम 1 जूल को ये लिख सकते हैं। हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में हम मास को मेजर करते हैं ग्राम में,
लेंथ को मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, एंड टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। हमें पता है n1 u1 बराबर n2 u2। n1 हमारे पास 1 है, 1, और इसकी यूनिट है हमारे पास kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर हमें n2 नहीं दिया तो हम लिखेंगे n2। अब हमें लिखना है, ये यूनिट लिखनी है हमें, लेकिन सीजीएस की टर्म्स में। यहाँ kg है तो हम यहाँ यूज करेंगे ग्राम, मीटर है तो हम यहाँ यूज करेंगे सेंटीमीटर, मीटर का स्क्वायर तो हम यूज करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ सेकंड -2 है तो यहाँ सेकंड -2। अब हम देख सकते हैं कि हम 1 kg को लिख सकते हैं ग्राम के, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, और पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल n2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, एंड पर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 1000 मल्टीप्लाई में 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू में n2। ये हो जाएगा 10 की पावर 7 बराबर में n2। हमें पता है कि जो क्वांटिटी है वो बराबर है n1 u1 बराबर n2 u2। n1 हमारे पास था 1 और यूनिट थी जूल, n2 हमारे पास आ रहा है 10 की पावर 7। इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी जिसे हम लिखेंगे जूल डैश, क्योंकि हमें नहीं पता कि सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट को क्या कहेंगे, तो हम लगा देंगे जूल डैश। जूल डैश का मतलब है मींस यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग के। तो हमारे पास जो जूल डैश है इसे हम लिखेंगे अर्ग। ओके, एक क्वेश्चन है आपके लिए, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। डाइन हमारे पास सीजीएस सिस्टम है और इसका आंसर है हमारे पास 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। आपको ये प्रूव करना है जैसे हमने यहां प्रूव किया है, नोट करो इसे। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन, हमारे पास एक यूनिट ऑफ सिस्टम है, यूनिट ऑफ मास ये बराबर है 50 ग्राम के, यूनिट ऑफ लेंथ बराबर है 30 सेंटीमीटर के, एंड यूनिट ऑफ टाइम ये बराबर है 5 सेकंड के। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 7 न्यूटन की। सॉल्व करते हैं। पहले हम जानते हैं कि जो न्यूटन है वो यूनिट है फोर्स की, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी के। मास को मेजर करते हैं हम केजी में, एंड ग्रेविटी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है 7, n1 है और ये u1 है। अगर हम बात करें कि हमारे पास मास को मेजर करने के लिए यहाँ पर जो यूनिट है वो है 50 ग्राम, लेंथ को मेजर करने के लिए है 30 सेंटीमीटर, एंड टाइम को मेजर करने के लिए है 5 सेकंड। ओके, लिखते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। n1 है हमारे पास 7 एंड उसकी यूनिट है हमारे पास न्यूटन, और न्यूटन बराबर है इसके केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। n2 हमें निकालना है, हमें यूनिट लिखनी है। हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने यूज किया है ग्राम मास के लिए, तो यहाँ मास को यूज करेंगे 50 ग्राम, क्योंकि मास की यूनिट में 50 ग्राम दिया है। उसके बाद लेंथ में यूज करेंगे मीटर, तो यहाँ करेंगे हम लेंथ के लिए सेंटीमीटर, तो हमें दिए वो 30 सेंटीमीटर, हमें लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड स्क्वायर और 5 सेकंड यूज करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 सेकंड की पावर -2। ओके, यहाँ से n2 की वैल्यू निकालते हैं। केजी को लिख सकते हैं हम 1000 ग्राम, मीटर को लिख सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर, और पर सेकंड स्क्वायर ये बराबर होगा n2 50 ग्राम मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई 1/25, 5 की पावर -2 है 1/25, और यहाँ सेकंड स्क्वायर। ओके,
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कट जाए। यहाँ पर हमारे पास 7 मल्टीप्लाई में 10⁵, यहाँ से 25 डिवाइड में ऊपर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 50 और 30 यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे। हमारे पास आ जाएगी n2 की वैल्यू 35 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11.6 और ये 1000, ये आ गया हमारे पास n2। मुझे 7 न्यूटन को इसी फॉर्म में लिखना है, तो हम यहां लिख सकते हैं n1u1 बराबर n2u2। n1 है हमारे पास 7, n u1 है हमारे पास न्यूटन, ये बराबर होगा n2 है हमारे पास 11.6 मल्टीप्लाई 1000। लेकिन यूनिट हम क्या लेंगे, हमें तो पता है नहीं कि यूनिट क्या होगी, तो हम यूनिट लेंगे न्यूटन डैश। याद रखना ये न्यूटन डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट अदर यूनिट ऑफ फोर्स को, नोट करो इसे। अब हम जानेंगे कि ऐसा यूनिट किसे कहते हैं। एस आई यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। हमारे पास 7 SI यूनिट्स है। सबसे पहले मास, जिसे हम केजी में मेजर करते हैं, लेंथ जिसे हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम जिसे सेकंड में मेजर करते हैं, करंट जिसे एम्पियर में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस जिसे हम मेजर करते हैं मोल में, उसके बाद टेम्परेचर जिसे हम मेजर करते हैं केल्विन में, और लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी जिसे हम मेजर करते हैं कैंडेला में, इसका नाम है कैंडेला, इसे कहते हैं केल्विन, इसे मोल पढ़ते हैं, इसे एम्पियर कहते हैं, ये यूनिट है करंट की, ये मीटर और ये किलोग्राम। लुमिनस इंटेंसिटी होती है कि जैसे हम कैंडल जलाते हैं, हमने कैंडल जलाई, अब कैंडल कितनी ब्राइट जल रहा है, उसकी ब्राइटनेस को हम मेजर करते हैं कैंडेला में। ओके, ये हमारे पास 7 SI यूनिट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा बिल्कुल, तो इसे नोट करो। अब हम जानेंगे कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन, डायमेंशन पावर होती है जो हम किसी भी SI यूनिट के ऊपर लगा देते हैं। जैसे डायमेंशन आर द पावर रेज्ड टू फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट या ये कह लो SI यूनिट, टू कन्वर्ट इनटू ड्राइव यूनिट। तो मेनली जो डायमेंशन है वो पावर होती है जिसे हम किसी भी क्वांटिटी के ऊपर लगा देते हैं, जिसे हम सभी जानते हैं। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, एरिया को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर का यूज करते हैं, मतलब हम ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। अगर मैं यहां पूछूं डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया, तो वो हो जाएगी 2। ओके, अगर हम यही पूछ लूं डायमेंशन ऑफ टाइम इन एरिया, तो एरिया के फॉर्मूले में टाइम तो आता ही नहीं है,
तो डायमेंशन हो जाएगी 0। अगर मैं बोलूं डायमेंशन ऑफ मास इन एरिया, तो डायमेंशन के फॉर्मूले मास तो आता ही नहीं है, तो वो भी हो जाएगा 0, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ स्क्वायर है। क्लियर है? हम देख लेते हैं कि हमें डायमेंशन कैसे लिखनी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। मास को हम लिखेंगे कैपिटल एम से, और उसके चारों तरफ एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। मास हमारे पास एक बार है तो मैं लिखेंगे 1। हमारे पास एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम मीटर को मेजर करते हैं लेंथ में, तो हमने लेंथ के चारों स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। हमारे पास एक बार है ये, तो ऊपर लिखेंगे 1। टाइम की यूनिट है सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल टी और इस पे -2। ओके, ये हमारे पास है डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स ये पूरी। एक एग्जांपल और देखते हैं, इंपल्स। ये बराबर होगा फोर्स इंटू टाइम के। इंपल्स की डायमेंशन होगी फोर्स की डायमेंशन मल्टीप्लाई टाइम की डायमेंशन। हमने अभी निकाली फोर्स की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन है m की पावर 1, l की पावर 1, एंड t की पावर -2, और ये इंटू में टाइम है, इसकी पावर 1 है। ये दोनों बेस सेम है, तो हम पावर ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी t की पावर -1। ये हमारे पास यूनिट है इंपल्स की। ओके, इसे नोट करो। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि हमें डायमेंशन के लिए पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट है फोर्स, जो हमने कर लिया। सेकंड एनर्जी, जिसे हम वर्क में कहते हैं, वर्क को ही हम एनर्जी कहते हैं, और इसे को हम टॉर्क भी कहते हैं, टॉर्क। थर्ड हमारे पास इंपल्स। फोर्थ हमारे पास पोटेंशियल। फिफ्थ हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सिक्स्थ हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। सेवंथ है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। एट्थ हमारे पास कैपेसिटेंस। नाइन्थ है इंडक्टेंस। टेंथ है प्रेशर। प्रेशर को हम कहते हैं स्ट्रेस। 11th है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। 12 है हमारे पास म्यू नॉट, एंड 13 है हमारे पास स्ट्रेन। 14 है हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसका नाम है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। 15 है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट। ओके। 16 मोमेंटम। 17 है इंटेंसिटी। 18 है हमारे पास विस्कोसिटी, एंड 19 है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है। सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। फर्स्ट हमारे पास है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। इसकी डायमेंशन हम निकाल लेंगे। मास एक बार है, एंड ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को हम लेंगे लेंथ, और पर सेकंड स्क्वायर को टाइम -2। सेकंड हमारे पास है वर्क, एनर्जी, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं, और इसे टाउ से डिनोट करते हैं इस तरीके से, सिंबल है इसका। और हीट, हीट भी एक एनर्जी है,
इन सब की डायमेंशन होगी। पहले हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन है m की पावर -1, l की पावर -1, सॉरी l की पावर +1 एंड टाइम की पावर -2 मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक लेंथ की पावर और ऐड करनी है हमें, तो ये हो जाएगा m2l, ये हो जाएगा m1l2 एंड t -2। ये इसकी डायमेंशन है। थर्ड है हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स होता है हमारे पास फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की हमने देखी अभी m1l1 t -2 और ये एक टाइम, तो ये हो जाएगा m1l1 एंड t -1। ये हमारे पास इम्पल्स की डायमेंशन हो गई। तो मेन हमें इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए डायमेंशंस लिखने के लिए। फोर्थ हम लिखेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल जिसे हम v से डिनोट करते हैं, ये होता है एनर्जी या वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल की डायमेंशन होगी, हमें पहले वर्क डन लिखनी पड़ेगी और वर्क डन की डायमेंशन हमने अभी लिखी, वर्क डन ml2 t -2 ml2 t -2, नीचे है चार्ज। हम जानते हैं करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज आ जाएगा हमारे पास करंट इनटू टाइम। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, अभी देखा था हमने, और टाइम की यूनिट होती है टी। तो आ जाएगा हमारे पास m1l2 t, ये 1 नीचे ऊपर जाकर -1, तो यहाँ जाएगा t -3 और यहाँ a -1। ये डायमेंशन है पोटेंशियल की। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर होती है पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस के। पोटेंशियल की डायमेंशन m1l2 t -3 a -1, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया। और नीचे बस एक डिस्टेंस की डायमेंशन l, तो यहाँ से कट जाएगा, एक हमारा बच जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन m1, यहाँ l2 है यहाँ l1 है, तो एक कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा l1 t -3 और ये a -1। ये डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसे नोट करो। अब हम देखेंगे सिक्स्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम शो करते हैं B से एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं E से। पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू में Q V B। यहाँ पर V मैग्नेटिक फील्ड है, Q चार्ज है और V वेलोसिटी है। वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज। हमें फोर्स की डायमेंशन पता है m l, यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा फोर्स अपॉन में चार्ज इनटू वेलोसिटी। फोर्स की डायमेंशन होती है m l t -2 अपॉन I होता है हमारे पास Q अपॉन T। यहां से Q आ जाएगा I इंटू T। I के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर। एक बार इसमें एम्पियर की पावर 1 ली है और टाइम की पावर 1, और ये हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। मीटर के लिए हम यूज करेंगे लेंथ और पर सेकंड के लिए यूज करेंगे हम t -1। यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ जाएगी m1, यहां से ये l और ये l कट जाएंगे, l0 और यहाँ पर टाइम +1 -1 ये भी कट जाएंगे, तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ टाइम -2 और ये एम्पियर -1। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो कि रेजिस्टेंस है। हम जानते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू में IR होता है, तो यहाँ से R आ जाएगा V अपॉन में I। V हमारे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल होता है W अपॉन में Q, तो यहाँ से आ जाएगा W अपॉन में Q और ये I। वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इनटू टाइम और इसकी डायमेंशन हमें पता है ml2 t -2। हमने प्रीवियस स्लाइड पे ड्राइव कर लिया उसे। चार्ज होता है हमारे पास करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम,
करंट के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर और टाइम के लिए टी। और यहाँ पर करंट पहले से दे रखा है, यहाँ पर फिर से एक एम्पियर आ जाएगा, तो इसकी डायमेंशन आएगी M1 L2 T-2 और नीचे T1, यहाँ हो जाएगा T-3। यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी और ऊपर जाकर माइनस भी हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा एम्पियर -2। ये इसकी डायमेंशन है रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट देखते हैं 8 कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसको शो करते हैं C से, और ये बराबर होता है Q अपॉन में V, और यहाँ पर V हमारे पास पोटेंशियल है। Q होता है हमारे पास करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, और पोटेंशियल होता है हमारे पास I इंटू आर। आई से आई कट जाएगा तो हमारे पास जाएगा टाइम अपॉन में आर। आर की डायमेंशन हमने अभी निकाली, इसको पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा C इज इक्वल टू में टाइम, ऊपर टाइम है और नीचे रेजिस्टेंस है जिसकी डायमेंशन ये रही M1 L2 T-3 A-2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगी जी पावर +1 है, ऊपर जाकर हो जाएगी -1 M-1, ये L2 प्लस पावर +2 है, ऊपर जाकर -2 L-2। यहाँ T-3 है, फिर हो जाएगी +3 और ये +1 है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा T4 और ये -2 हो जाएगा +2 एम्पियर स्क्वायर। तो हमारे पास ये डायमेंशन आ गई कैपेसिटेंस की, इसे नोट करो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डायमेंशन इंडक्टेंस। इंडक्टेंस हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 LI²। L यहां पर हमारे पास इंडक्टेंस है, I हमारे पास करंट है, करंट एनर्जी यहां से हमारे पास L आ जाएगा, एनर्जी को हम लिखते हैं वर्क डन और करंट को लिखेंगे I², नीचे आ जाएगा ये। वर्क डन की डायमेंशन होती है फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट M1 L2 और T-2 डिवाइड बाय करंट। करंट को लिख देंगे हम एम्पियर स्क्वायर, यहां से डायमेंशन आएगी M1 L2 T-2 A-2। ओके, अब हम देखते हैं 10th जो कि है प्रेशर। प्रेशर को हम बोलते हैं स्ट्रेस। ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं M L T-2 डिवाइड बाय एरिया, एरिया होगा L2, मीटर स्क्वायर लेते हैं हम यूनिट, यहां से आ जाएगा M1 L-1 एंड T-2। ये डायमेंशन है प्रेशर और स्ट्रेस की। नेक्स्ट देखते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं स्पेस परमिटिविटी, परमिटिविटी, और इसे एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। देखते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 यहाँ चार्ज है, R हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस। हमें निकालनी है एप्सिलॉन की डायमेंशन, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में फोर्स इनटू में R²। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। यहां से हमारे पास Q1 आ जाएगा करंट इनटू टाइम, ये भी Q1 करंट इनटू टाइम हो जाएगा, डिवाइड बाय फोर्स की डायमेंशन हमें पता है फॉर्मूला मास टू ग्रेविटी, और इसकी मीटर स्क्वायर R² के लिए। करंट के लिए हम यूज करते हैं A2, टाइम के लिए T2 डिवाइड बाय मास के लिए हम यूज करते हैं M, ग्रेविटी के लिए L T-2 एंड हमारे पास मीटर स्क्वायर है, इसके लिए हम यूज करते हैं L2। यहां से हम इन सब क्वांटिटी को ऊपर ले आएंगे जो कि आएगी M-1 नीचे से ऊपर, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 होगी L1 और ये L2 मिला के हो जाएंगे L3 और ऊपर जाके हो जाएंगे L-3।
ये टी माइनस टू और ये टी टू, माइनस टू प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा टी प्लस फोर, और ये ए टू। ये डायमेंशन आ गई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की। नोट करो इसे। अब हमें निकालना है म्यू नॉट 12। म्यू नॉट हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस इसे लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहां पर नॉट लगाया है। ओके, अगर हम यहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो हम बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, C इज इक्वल टू में 1 बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम लिख सकते हैं रूट स्क्वायर बन जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां से म्यू नॉट आ जाएगा 1 बाय C स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहां पर C हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हमने अभी निकाली थी, बस उसको यहां पुट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं हम 13 हमारे पास स्ट्रेन हमारे पास डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस, बिकॉज जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, डायमेंशन जीरो हो जाएगी। स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यहां पर भी जीरो हो जाएगी। स्ट्रेन होता है चेंज इन एरिया अपॉन एरिया, तो स्ट्रेन के लिए हम डायमेंशन जीरो लेते हैं क्योंकि ऊपर नीचे सेम है ये। नेक्स्ट देखते हैं 14 बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बी। इससे पहले हमें फॉर्मूला याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 केवीटी। यहां पर टी जो है वो है टेम्परेचर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। टी यहां पर टेम्परेचर है और के भी है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और के ही है काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी का हमें डायमेंशन पता है m1 L2 T - 2। यहां से टेम्परेचर नीचे आ जाएगा जिसे लिखेंगे केल्विन। अब यहां बच गया बस के बी, तो हमारे पास के बी की डायमेंशन आ गई बोल्ट्जमान कांस्टेंट की जी। अब यहां से हम के की पावर 1 है, इसके ऊपर लिख देंगे के की पावर -1। नेक्स्ट देखते हैं 15 जो कि है बोल्ट्जमान प्लैंक कांस्टेंट H। हमें फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी इज इक्वल टू में H न्यू, एनर्जी की डायमेंशन वही m1 L2 T - 2। और जो फ्रीक्वेंसी है इसे बोलते हैं न्यू, और इसे इसका नाम है फ्रीक्वेंसी, और ये होती है 1 अपॉन में टाइम। यहां पर H और इसको हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन में टाइम, इसको वहां ट्रांसफर कर देते हैं m1 L2 और ये जाएगा T3 इज इक्वल टू में H। ये हमारे पास होगी प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन। अब हम करेंगे मोमेंटम की डायमेंशन, जिसे हम शो करते हैं P से। इसका फॉर्मूला होता है mv, मास के लिए हम यूज करते हैं m, v हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी मीटर के लिए यूज करेंगे L और पर सेकंड के लिए T - 1। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है m1 L2 T - 2, हम पीछे प्रीवियस स्लाइड में कर चुके हैं। ये हमारे पास एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ लेंगे L2 और टाइम के लिए T1। L2 से L2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा m1 L0 और यहाँ T1। अगर किसी क्वांटिटी की डायमेंशन 0 है तो उसे दिखाना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट हमारे पास 18 विस्कोसिटी, इसका सिंबल होता है एटा। इससे पहले हम एक फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे जो होता है 6 पाई एटा आर वी। वी यहां पर वेलोसिटी है और आर हमारे पास डिस्टेंस है, तो यहां पर एटा आ जाएगा F अपॉन में आर वी। फोर्स की डायमेंशन हमें पता है m1 L1 T - 2, नीचे आर के लिए यूज करेंगे L1। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, तो हम लिखेंगे L1 T - 1, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास
m1, L1 से L1 कट जाएगा और ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा L माइनस वन, टी माइनस टू और ये ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस का वन, तो यहाँ आएगा टी माइनस वन। ये हो गया हमारे पास विस्कोसिटी का डायमेंशन। अब हम देखेंगे जी की डायमेंशन 19 जी, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां से जी आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2, एफ की डायमेंशन होगी m1 L1 t माइनस टू, आर के लिए यूज करेंगे L2 क्योंकि आर हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन टू मासेस, डिवाइड बाय m2, यहां पर दो मास प्रोडक्ट में है, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस वन, ये L1 यदि L2 मिला के हो जाएंगे L3 और ये t माइनस टू, इसे नोट करो 20 डिस्टेंस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, हमें फोर्स की डायमेंशन पता है m1 L1 t माइनस टू और लेंथ के लिए यूज करेंगे हम L1 से L1 कट जाएगा तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ जाएगी m1 L0 t माइनस टू, ये डायमेंशन है सरफेस टेंशन की। नेक्स्ट हम देखेंगे इनर्शिया की डायमेंशन, इनर्शिया जिसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है m L स्क्वायर, L यहाँ पर लेंथ है, m मास है, मास की डायमेंशन होगी m1, L हमारे पास 2 है तो L2, यहाँ पर टाइम नहीं दिया तो हम लेंगे t0। ये इसकी अगर मैं आपसे पूछूं डायमेंशन ऑफ लेंथ इन इनर्शिया तो डायमेंशन होगी 2। मैंने आपको शुरुआत में बताया था डायमेंशन सिर्फ पावर होती है जो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लगाते हैं हम। अब हम जानेंगे वो क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस होती है। डायमेंशन लेस, अगर हमारे पास साइन के अंदर में कुछ भी दिया हो, कॉस में कुछ भी दिया हो, टेन में कुछ भी दिया हो, या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें कुछ भी एंगल दिए हों, तभी डायमेंशन लेस होंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ भी दिए हो हमें वैल्यू, डायमेंशन लेस होगा ये भी। और e की पावर में यहाँ कुछ भी हो, ये भी डायमेंशन लेस होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एरिया है लेंथ अपॉन ए, e की पावर dt, हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। हमें पता है e की पावर में कुछ भी क्वांटिटी हो वो डायमेंशन लेस होती है, तो हम ये कह सकते हैं b और t की डायमेंशन होगी t1 m0 L0 t0। यहाँ से t की डायमेंशन नीचे आ जाएगी, हमारे पास बचेगा m0 L0 और ये t की डायमेंशन नीचे आएगी और ऊपर जाने पर पावर माइनस की हो जाएगी। ये डायमेंशन हमारे पास b की, हमें निकालनी है a की डायमेंशन। यहाँ से एरिया बराबर है, एरिया को हम लिखेंगे L2 इज इक्वल टू में यहाँ पर L है लेंथ, तो यहाँ लिखेंगे L1 डिवाइड बाय ए की डायमेंशन जो हमें निकालनी है, और e की पावर में कुछ भी उसकी डायमेंशन 0 होती है तो हम इसे यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास यहाँ से a की डायमेंशन आ जाएगी, एक L से एक L कट जाएगा, 1 में L1, तो ये हो जाएगा m की डायमेंशन 0, यहाँ पर मास नहीं है, लेंथ है तो ये ऊपर जाएगा हो जाएगा -1 और यहाँ पर टाइम नहीं है तो ये हो जाएगा 0। ये हमारे पास a की डायमेंशन है। अब हम जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसे कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस प्रिंसिपल के हिसाब से हम उन्हीं क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ओनली दोज क्वांटिटी कैन बी
एड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर which has equal dimension. एग्जाम्पल लेते हैं। S इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर S हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है जिसकी डायमेंशन होगी L। u हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है लेंथ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम का टाइम प्लस में हाफ। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसे हटा देते हैं यहाँ से। एक्सेलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम स्क्वायर, और यहाँ पर टाइम स्क्वायर दे रखा है हमें। यहाँ से ये टाइम कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा L1 बराबर L1 प्लस L1। हम देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो इनकी डायमेंशन भी बिल्कुल सेम है। हमने स्टेटमेंट भी लिखा है, ओनली दोस क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट विच हैज इक्वल डायमेंशन। एक एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर है d प्लस लेंथ स्क्वायर के डिवाइड बाय टाइम। फाइंड करनी है हमें डायमेंशन ऑफ ए की डायमेंशन निकालनी है। हमने अभी पढ़ा हम उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। यहाँ पर हम b और l स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, मतलब इनकी डायमेंशन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ b बराबर होगा L2 के। हमें निकालनी a की डायमेंशन के बराबर होगा, ऊपर तो L2 है, इसको जोड़ के 2L2 मत लेना क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2L2 हो जाएगा इनको जोड़ेंगे तो, और हम कांस्टेंट क्वांटिटी को लेंगे नहीं। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे L2 अपॉन टाइम। यहाँ पर जाएगा हमारे पास, यहाँ माप नहीं है तो 0, लेंथ 2 टाइम्स है एंड टाइम -1, तो ये हमारे पास है ए की डायमेंशन। इसे नोट करो। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर हम देखते हैं नंबर्स में। एग्जांपल लेते हैं 0.005730000। ओके, जो पीछे के नंबर होते हैं उसमें कहते हैं ट्रेलिंग जीरो, एंड जो आगे के नंबर होते हैं उसे कहते हैं लीडिंग जीरो या लीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स और ट्रेलिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम लीडिंग जीरोस को इंक्लूड नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में, नॉट इंक्लूड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ट्रेलिंग जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड इन सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल देखते हैं 0.0023, ये हमारे पास लीडिंग जीरोस हैं, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे पास बचे थे 2, तो हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर के लिए। अब मैं बात करूं 2.303, इसके लिए हमारे पास टोटल 4 नंबर है, ये हो जाएंगे इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम बात करें 0.20, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 2, हम लीडिंग जीरो काउंट नहीं करते। अगर हम बात करें 2.303, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने भी कैलकुलेट करा, एक और जीरो लगा लेते हैं, ये होंगे 5। अगर हम लिखे 2.30300, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 6, क्योंकि हम ट्रेलिंग जीरो को काउंट कर लेते हैं। कुछ और नोटेशन जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है 2πr
ये सरकमफ्रेंस सर्कल का, यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास इनफाइनाइट होती है। अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है, जैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो अगर हम इस फॉर्मूले के लिए बात करें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगी, तो वो होगी इनफाइनाइट। जैसे ये 2πr/h, ये हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी इनफाइनाइट। अब हम जानेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये होती है a इंटू में 10 की पावर b। यहाँ पर जो a है, हम अगर कभी भी इस फॉर्मेट में किसी नंबर को लिखते हैं, तो a जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है एंड लेस देन होता है 10 से। मतलब कि यहाँ पर हम 11 यूज नहीं कर सकते अगर हम उसे साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिख रहे हैं तो। ओके, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 10 लिखते हैं तो एक 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, जिसमें हम एक जीरो ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एक नंबर है 0.2303 और हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे। हमें यहाँ पर पॉइंट चाहिए थर्ड नंबर पे, तो हम यहाँ से 3 जीरो से पॉइंट लगा देंगे, तो बन जाएगा 2.303 इंटू 10 की पावर -1। ओके, हम इस तरीके से लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को। यहाँ पर ए हमारा हमेशा 1 और 10 के बीच में रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हम सब जी की वैल्यू जानते हैं। जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो होता है 6.6673 इंटू 10 की पावर -11। हम भी यहाँ देख सकते हैं 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा रखा है, जैसा कि साइंटिफिक नोटेशन में होता है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो होंगी 4। हम 10 की पावर वाले को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते, जो रिमेनिंग नंबर होता है हम उसको काउंट करते हैं। अगर मैं ये लिख दूं 6.673000 इंटू 10 की पावर -11, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी 3 और 4 7 हो जाएंगी, क्योंकि हम ट्रेलिंग जीरो को काउंट कर लेते हैं एंड 10 की पावर वाले को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। नोट करो इसे। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे ट्रेलिंग जीरोस के बारे में। ट्रेलिंग जीरो नॉट इंक्लूड इन significant figures if there is no point in number जो हमें गिवन है। एग्जाम्पल देखते हैं 4500, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, तो हम ट्रेलिंग जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2। वही अगर यहाँ पर पॉइंट होता और जीरो लिखा होता तो हम काउंट कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो ये हो जाते 5। ओके, वही अगर हमारे पास ये होता 4500, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हमारे पास 4, क्योंकि हम लीडिंग जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। हम देखते हैं अगर हम किसी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालेंगे। फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एग्जाम्पल देखते हैं, हम ऐड कर रहे हैं 2 3.4 प्लस 4.1234। हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 4 3 2 5
0.72, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। उस पर मुझे ये देखना है कि पहले नंबर के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एंड दूसरे नंबर के पास कितने हैं। तो यहाँ पहले नंबर पे पॉइंट लग रहा है और इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, दूसरे नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5। तो जिस नंबर के पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हम उतने डेसिमल तक इसे राउंड ऑफ करेंगे। जैसे हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 3, तो हम इस नंबर को 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे। ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, इससे आगे वाले डिजिट 5 से कम है तो हम इसे 5 ही रहने देंगे और हमारे पास आंसर होगा 27.5। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं एडिशन के लिए। एग्जांपल है 1.27 प्लस में 2.1। पहले हम इसको ऐड करेंगे जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं। 7 3.3 ये आ जाएगा। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 एंड इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। तो हम इस नंबर को 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे। ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, इसके बाद वाले डिजिट 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे तो हमारे पास जाएगा 3.4। ये हमारे पास हो गया आंसर है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। 1.27 मल्टीप्लाई 2.1। हम नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इन्हें पहले। 127 मल्टीप्लाई 21, ये हो जाएगा 127 मल्टीप्लाई 254, तुम्हारे पास जाएगा 2667, 2667 एंड 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट और 1 डिजिट, 3 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट डिजिट के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और सेकंड के पास कितने हैं। फर्स्ट के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एंड सेकंड के पास 2। तो हम इस नंबर को 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 2 है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तो पहले हमें देखना होता है। तो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इसके बाद वाले नंबर 5 से बड़ी है तो हम इसे इंक्रीज कर देंगे, ये हो जाएगा 2.7। ये हमारा आंसर है। सिमिलर हम डिवीजन में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इसे नोट करो। अब हम जानेंगे कि एरर्स किसे कहते हैं। एरर्स का बेसिक मीनिंग होता है गलतियां। एरर, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें करेक्ट वैल्यू कुछ होगी और जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऊपर नीचे आएगी, तो उनको हम कहते हैं एरर। सबसे पहले हम जानेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट होता है कि हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। जैसे सेंटीमीटर का हमने एक स्केल लिया, उस स्केल में हर एक सेंटीमीटर 10 इक्वल डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उससे हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को। तो हम लिखेंगे लीस्ट काउंट मिनिमम मेजरमेंट कैन बी टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट एक्स, लेट करा हमने, लेट द मेजर्ड वैल्यू इन एन एक्सपेरिमेंट जो है x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या होगी, जिसे हम बोलते हैं एक्स मीन, और इसे हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार। हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उनकी वैल्यू एक्स एन डिवाइड बाय एन। यहाँ पर टोटल एन नंबर है, फिर हमने एन से डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास आ गया एक्स मीन, मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू है वो लगभग करेक्ट वैल्यू के आसपास होगी। एक्स मीन क्या होता है, नियर
टू करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू। अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। अगर हम डेल्टा एक्स वन बात करें तो ये होगा एक्स वन माइनस एक्स बार, और इस पर मोड। अगर हम डेल्टा एक्स टू बात करें तो ये होगा एक्स टू माइनस बार, एंड सो ऑन, हम एक्स थ्री एक्स फोर एंड डेल्टा एक्स फाइव तक निकाल लेंगे, एन तक। डेल्टा एक्स थ्री, इसका मोड बराबर होगा एक्स थ्री माइनस एक्स के। ये हमारे पास था अब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इसे शो करेंगे डेल्टा एक्स बार से, और ये बराबर होगा इन सब के सम के, डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री प्लस डैश 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 डिवाइड बाय, ये एन टाइम्स है, डिवाइड बाय एन। ये हमारे पास आ गया मीन एरर। अब अगर हम करेक्ट वैल्यू की बात करें जो कि है एक्स, ये बराबर होगी मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, या मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट वैल्यू है वो मीन से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ओके, नोट करो इसे। अब हम बात करेंगे रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर जो कि बराबर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर के, ये डेल्टा साइन शो कर रहा है मीन के एब्सोल्यूट के लिए, डिवाइड बाय एक्स मीन। रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर। तो बराबर होगा डेल्टा एक्स मीन डिवाइड बाय एक्स मीन मल्टीप्लाई में 100। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे एरर्स जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं। एरर फर्स्ट केस, एडिशन ऑफ टू नंबर। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई करेक्ट वैल्यू है x जो बराबर है x प्लस डेल्टा एक्स के, मतलब इतना मेजर किया है और उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है। दोनों मिला के हमारे पास x वैल्यू आई जो करेक्ट है। इस तरह हमारे पास एक वैल्यू है y जो मेजर किया है प्लस में, जो एरर हो सकता है थोड़ा ज्यादा या कम। अगर हम इन दोनों को ऐड करें z, और उसमें कुछ एरर हो सकती है जिसे हम कह रहे हैं डेल्टा z, ये बराबर होगा इन नंबर्स के सम के। x, हमें x की वैल्यू पता है x प्लस डेल्टा x, y की वैल्यू y प्लस डेल्टा y, ये बराबर करते हैं z प्लस डेल्टा z के। यहाँ से x प्लस y बराबर से हम कहते हैं z, प्लस में जो मिला के एरर है डेल्टा x प्लस डेल्टा y, यहाँ ये z z कट जाएगा तो हमारे पास इनके सम में जो एरर हो सकती है वो है डेल्टा z, और वो बराबर होगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y के। ओके, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो एरर आएगा वो बराबर होगा इनके सम के इंडिविजुअल एरर के। इस तरह हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सेकंड, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, बिल्कुल सेम हम ऐसे करेंगे। यहाँ पर x जो हमारे पास करेक्ट वैल्यू है वो बराबर होगी मेजर वैल्यू डेल्टा x के। इस तरह y बराबर होगा मेजर वैल्यू प्लस डेल्टा y के।
हमें निकालना, हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, तो हमारे पास इनको सब्ट्रैक्ट करने पे कोई क्वांटिटी आएगी जेड, और उसमें एरर हो सकता है डेल्टा जेड का। ये बराबर होगा एक्स माइनस वाई के, क्योंकि हम यहाँ इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड वाई की वैल्यू है वाई प्लस डेल्टा वाई। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और ये डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि एरर को हमेशा ऐड किया जाता है। ओके, एरर हमेशा इंक्रीज होता है, चाहे वह वो किसी भी डायरेक्शन में एरर हो। जैसे कि मेरे पास करेक्ट वैल्यू है 5, और आपने मेजर करा 5.1, और किसी और बंदे ने मेजर करा 4.9। अब चाहिए किसी भी डायरेक्शन में हो, एरर तो एरर है। अगर हम बात करें कि इनका टोटल एरर कितना हो रहा है, तो टोटल एरर हो रहा है यहाँ पर 0.1 और यहाँ पर 0.1, तो हो जाएगा 0.2। तो हम ये कह सकते हैं कि एरर को हमेशा ऐड किया जाता है, एरर को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। तो हम ये माइनस ना लगा के लगाएंगे प्लस, ये तो हमारे पास जेड हो जाएगा, और जेड से जेड कट जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा जेड आएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ये याद रख, एरर ऑलवेज एडिड। ओके, एरर को हमेशा ऐड किया जाता है, उसे कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हम। नोट करो इसे। अभी हमने एडिशन ऑफ टू नंबर किया और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर किया, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारे पास नंबर है, जैसे हमने प्रीवियस किया था, एक्स जो करेक्ट वैल्यू है ये बराबर है एक्स जो मेजर्ड वैल्यू है प्लस जो इसमें एरर हो सकती है नेक्स्ट, और इसमें जो पॉसिबल एरर है डेल्टा वाई। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास कुछ ना कुछ एरर आएगा, इसे हम शो करेंगे डेल्टा जेड से। ये बराबर होगा एक्स वाई के, इनके प्रोडक्ट के, यहाँ से एक्स की वैल्यू है ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड वाई की वैल्यू है वाई प्लस डेल्टा वाई। इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो आएगा एक्स वाई प्लस एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वाई। अब हमें पता है ये जो डेल्टा एक्स है ये एरर है जो कि बहुत कम होगा, और डेल्टा वाई भी एरर है जो कि बहुत कम होगा, मतलब डेसिमल में होगा। और अगर हम किसी दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उनसे भी छोटा नंबर आता है, तो हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज प्रोडक्ट डेसिमल कंटेनिंग नंबर is also less than the individual number, इसका मतलब है कि अगर हम दो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो इन दोनों से भी छोटा होगा। जैसे यहाँ पर 0.01 है, पॉइंट के बाद दो डेसिमल दो नंबर है, और यहाँ पॉइंट के बाद तीन नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद तीन नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल कंटेनिंग नंबर इज ऑल्सो लेस देन द इंडिविजुअल नंबर। जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन होगा उनके इंडिविजुअल नंबर से। तो हम इसे नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसे दिया जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स, ये बराबर है जेड प्लस डेल्टा जेड के। ओके, यहाँ पर जेड बराबर होगा एक्स वाई के, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा में एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स। अगर हम इस पूरे नंबर को जेड से डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन बाय जेड जो कि बराबर है एक्स वाई के, क्योंकि जेड के प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। ये दोनों बराबर इसलिए हुए क्योंकि इनका एरर बहुत स्मॉल होगा,
और हमने जितने भी अभी तक पढ़े हैं उनमें एरर स्मॉल माना गया है। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल टू में डेल्टा वाई अपॉन में जेड आएगा, जेड बराबर है एक्स वाई के, तो एक्स वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स अपॉन में जेड, और जेड बराबर है एक्स वाई के। यहाँ से आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू में पास हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन में वाई प्लस में डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 100, तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन में जेड मल्टीप्लाई में 100, डेल्टा जेड अपॉन में जेड मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल टू में डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन में वाई मल्टीप्लाई 100। हमारे पास ये हो जाएगा जेड परसेंट इज इक्वल टू में एक्स परसेंट प्लस वाई परसेंट। हमारे पास दो नंबर के प्रोडक्ट में जो एरर है वो इतनी। अब हम कर रहे हैं डिवीजन ऑफ टू नंबर, डिवीजन ऑफ टू नंबर। z इज इक्वल टू में एक्स अपॉन वाई, हमारे पास दो नंबर है u अपॉन में v, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें जिससे कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए एरर का, तो v एज इट इज नीचे वाला नंबर एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस में ऊपर वाला नंबर एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि एरर हमेशा ऐड किए जाते हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे प्लस साइन। जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे इसे तो ये होगा डेल्टा जेड बराबर में नीचे वाला नंबर वाई एज इट इज, यहाँ पर वी एज इट इज था, डेल्टा एक्स प्लस में एक्स एज इट इज डेल्टा वाई डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ से हम डेल्टा जेड निकाल लेंगे। डेल्टा जेड क्या है, जब हम दो नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो जो एरर आएगा। अगर हम इसमें भी बात करें कि परसेंटेज ऑफ जेड क्या होगा, तो वो होगा परसेंटेज इन एक्स प्लस परसेंटेज इन वाई, क्योंकि एरर हमेशा ऐड किए जाते हैं। देखा कि एरर इन एडिशन एंड एरर इन सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो एरर आ रहा था वो था डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई के। इसके डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई ये दोनों किसके लिए है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। वहीं अगर हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की बात करें तो हमारे पास एरर हम परसेंटेज में निकालते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास a की पावर x मल्टीप्लाई b की पावर y अपॉन में c की पावर z, एक्स एज इट मल्टीप्लाई में परसेंटेज एरर इन a प्लस में y आगे आ जाएगा, y एज इट मल्टीप्लाई में परसेंटेज एरर इन b। मैंने आपको बताया कि एरर निकालते समय हमेशा ऐड करते हैं। एरर कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। c की पावर z है तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस z मल्टीप्लाई में परसेंटेज एरर इन। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल z इज इक्वल टू a की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई b की पावर माइनस वाई डिवाइड बाय c की पावर प्लस z। तो यहाँ से जो एरर आएगा परसेंटेज एरर इन z वो बराबर होगा x टाइम्स परसेंटेज इन a प्लस y टाइम्स परसेंटेज इन b प्लस में z टाइम्स परसेंटेज इन c। चाहे पावर में कुछ भी हो हम एरर को हमेशा ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला ये होता है हमारे पास 1 में f फोकस इज इक्वल टू में 1 में v डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस में 1 में u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। हमें इसमें निकालना है एरर इन फोकस, तो हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास नंबर है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे पावर को आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2
और पावर में से एक कम कर देंगे, ये हो जाएगा 2x की पावर 1। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये ऊपर जाके हो जाएगा f की पावर -1, ये हो जाएगा v की पावर -1 और ये हो जाएगा u की पावर -1। डिफरेंशिएशन करते समय हम पावर को आगे ले आते हैं और उसमें से कम कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ सारी वैल्यू अलग अलग है, तो हम यहाँ करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट, पावर को आगे ले आना है, -1 पावर में से कम कर देना है, तो यहाँ पर जाएगा f-2। उसके बाद यहाँ पर f है तो मैं लिख देंगे डेल्टा f। ओके, जिसे हम कहते हैं चेंज इन फोकस लेंथ, और यही हमारे पास एरर है, आगे आ जाएगी -1 और पावर में से कम कर देंगे, और साथ में ये v है, लिख देंगे डेल्टा v। माइनस में ये -1 आगे आ जाएगा, u की पावर -2 और डेल्टा u। यहाँ से f की पावर -2 है, सब में से माइनस ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा f-2 डेल्टा f इज इक्वल टू में v-2 डेल्टा v, u-2 डेल्टा u। ये पावर नेगेटिव है, नीचे आगे हो जाएगी पॉजिटिव, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा f अपॉन में f स्क्वायर बराबर डेल्टा v अपॉन में v स्क्वायर माइनस डेल्टा u अपॉन में u स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया कि एरर हमेशा ऐड किया जाता है, तो हम यहाँ यूज करेंगे प्लस साइन, we use plus sign because error always add। तो हमारे पास आएगा डेल्टा f अपॉन में f स्क्वायर इज इक्वल टू में डेल्टा v अपॉन में v स्क्वायर प्लस में डेल्टा u अपॉन में u स्क्वायर। ओके, अब हम देखेंगे कि परसेंटेज एरर इन f कितना है। यहाँ से परसेंटेज एरर इन f आएगा हमारे पास डेल्टा f अपॉन f मल्टीप्लाई 100। ये हमारे पास है परसेंटेज एरर इन f, इसे नोट करो। अब हम इस चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, या हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल को मेजर करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, या ये कह लो साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं इसे। हम 1 मिलीलीटर ओलिक एसिड डाल रहे हैं 90 मिलीलीटर अल्कोहल में। इन दोनों को मिला के हमारे पास एक सॉल्यूशन बनेगा जो कि होगा 20 मिलीलीटर का 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, यहां से 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 90 मिलीलीटर अल्कोहल। अब 90 मिलीलीटर अल्कोहल मिक्स करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा फिर से 20 मिलीलीटर ओलिक एसिड सॉल्यूशन। ओके, हमें पता है कि 1 मिलीलीटर ओलिक एसिड है 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। अगर हम बात करें कि अभी हम फर्स्ट पॉइंट से देख रहे हैं 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 1 मिलीलीटर ओलिक एसिड है, ये फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम अभी। 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर में 1 मिलीलीटर ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड। अगर हम बात करें 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना ओलिक एसिड होगा, तो वो होगा 1/20 मिलीलीटर ओलिक एसिड। क्लियर है, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 1/20 मिलीलीटर ओलिक एसिड है। अब अगर हम बात करें कि 20 मिलीलीटर ओलिक एसिड के सॉल्यूशन में हमारे पास 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 1/20 मिलीलीटर ओलिक एसिड है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1/20 मिलीलीटर ओलिक एसिड है
20 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, यहाँ से क्योंकि 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में हमारे पास 1/20 मिलीलीटर ओलिक एसिड है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1, ये सेकंड पॉइंट कर रहे हैं हम, 1/20 मिलीलीटर ओलिक एसिड है 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। अगर हम यहाँ से बात करें कि 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, इस सेकंड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, कितना ओलिक एसिड होगा, तो 20 डिवाइड में आ जाएगा नीचे, फिर हो जाएगा 1/400 मिलीलीटर ओलिक एसिड। अब हम देख सकते हैं कि हमने कितना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना लिया। ये देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि 1 मिलीलीटर ओलिक एसिड है 400 मिलीलीटर अल्कोहल में। क्या समझ में आ रहा है? 1 मिलीलीटर ओलिक एसिड है 400 मिलीलीटर अल्कोहल में। तो आप में से कुछ बच्चे ये भी कहोगे कि हम सीधा ऐसा कर लेते कि 1 मिलीलीटर ओलिक एसिड लेते 400 मिलीलीटर अल्कोहल में, 1 मिलीलीटर ओलिक एसिड इन 400 मिलीलीटर अल्कोहल। तो हम ऐसा बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमें यूज करना पड़ता 400 मिलीलीटर अल्कोहल, हमें ज्यादा अल्कोहल यूज करना पड़ता। लेकिन यहाँ हमने 19 और 19 38 मिलीलीटर अल्कोहल में इतना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना लिया। ओके, अब हम देखेंगे कि हम इसका यूज कहाँ करने वाले हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर में वाटर भरा पड़ा है, वाटर, इस पूरे में वाटर है हमारे पास। H2O वाटर है हमारे पास इस पूरे में। इसके ऊपर ने हमने एक पाउडर डाल दिया, ये डॉट डॉट पाउडर के पार्टिकल्स हैं। यहाँ साइड साइड हमने क्या करा, पाउडर डाल दिया। और हम इसके ऊपर अब क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को ड्रॉप करेंगे ड्रॉपर के थ्रू। इसके अंदर में हमारे पास सॉल्यूशन भरा पड़ा है ओलिक एसिड का, ओलिक एसिड जो कि इतना डाइल्यूटेड है, मतलब 400 मिलीलीटर अल्कोहल में 1 मिलीलीटर ओलिक एसिड है। ये सॉल्यूशन इसमें है। अब हम यहाँ से इसमें से इस सॉल्यूशन को गिराएंगे ड्रॉप करके। ओके, तो जैसे ही ओलिक एसिड की बूंदे इसके ऊपर गिरेंगी तो क्या होगा, ओलिक एसिड हमारे पास एक ऑयल की तरह है जो कि सरफेस पे रह जाएगा, ऑलिक ऑयल की तरह है जो सरफेस पे रह जाएगा। और इसके अंदर में हमारे पास अल्कोहल है, और हम जानते हैं कि अल्कोहल वाटर में डिजोल्व हो जाता है, अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर, बट ओलिक एसिड फ्लोट, ऊपर तैरता रहेगा, फ्लोट ऊपर तैरता रहेगा पानी के ऊपर, बिकॉज लो डेंसिटी, क्योंकि ओलिक एसिड की डेंसिटी कम है, डेंसिटी। ओके, अब हमें पता है कि जैसे ही इसके ऊपर गिरेंगे ये पाउडर है ये दूर दूर हो जाएंगे, और यहाँ पर एक हमें डार्क सर्कल दिखाई देगा, क्योंकि पाउडर यहाँ पर तो है नहीं, हमने पाउडर साइड साइड डाला था। जैसे ही हम ओलिक एसिड डालेंगे पाउडर दूर दूर हो जाएंगे और इसके साइड साइड चिपक जाएंगे, मतलब यहाँ पर पाउडर आ जाएगा और हमें बीच में एक डार्क सर्कल दिखाई देगा। अब उतना एरिया पर हमारे पास क्या है, ओलिक एसिड की ड्रॉप है, इसे यहाँ ड्रॉ करते हैं। ओके, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, ये इसकी थिकनेस है यहां तक। अगर हम बात करें कि इसका रेडियस है r और इसकी जो थिकनेस है वो है h। h क्या है, थिकनेस ऑफ ड्रॉप, थिकनेस ऑफ
ड्रॉप, अगर हम बात करें कि हम ओलिक एसिड इसमें से n ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो उसमें ओलिक एसिड कितना होगा, 400 टाइम्स डिवाइड कर देंगे हम उसे, क्योंकि इतना तो उसमें अल्कोहल है, तो यहाँ हो जाएगा NV अपॉन 400, मतलब इतना वॉल्यूम हमने ओलिक एसिड डाला है। ये बराबर किसके होगा, इस ऑयल ड्रॉप के वॉल्यूम के, तो पाई आर स्क्वायर, और ये इसकी हाइट h, तो यहाँ से हमें इसकी हाइट पता चल जाएगी, मतलब कि ओलिक एसिड की कितनी थिकनेस है वाटर के सरफेस के ऊपर। यहाँ पर क्या है, थिकनेस ऑफ ड्रॉप, एंड V वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, यहां से हमें मेनली एच की वैल्यू पता करनी थी, जो कि आ रही है बराबर में NV अपॉन 400 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसे नोट करो। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो है वर्नियर कैलिपर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्नियर कैलिपर्स। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर कैसा होता है। ये हमारे पास जीरो, और यहाँ पर भी जीरो है। ऊपर वाले को कहते हैं हम मेन स्केल, और नीचे वाले को कहते हैं वर्नियर स्केल। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ओके, ये हमारे पास, अगर हम अपने स्केल की बात करें तो उसमें 1 सेंटीमीटर को हमने मैग्नीफाई करके लिखा है। ये हायर डिस्टेंस क्या है, 1 मिलीमीटर के बराबर है। अब हम देखेंगे वर्नियर स्केल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, हम देख सकते हैं कि मेन स्केल की 9th डिवीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मेन स्केल 9th डिवीजन coincide with 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसका मतलब है कि हम ये लिख सकते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। हमें पता है कि एक डिवीजन 1 मिलीलीटर के बराबर होगी, 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 मिलीलीटर। तो हम यहां से 9 मेन स्केल की वैल्यू डिवीजन की 1 मिलीलीटर डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हमारे पास जाएगा 0.9 मिलीमीटर एक वर्नियर स्केल डिवीजन। हमारे पास एक वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर है, जो कि मेन स्केल डिवीजन से छोटी है। अगर हम बात करें लीस्ट काउंट, तो ये बराबर होता है कि हम कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस कैन बी मेजर फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, पीछे हमने डिस्कस किया था। जैसे कि हमारे स्केल में 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन से बटा होता है, तो हम उसे 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं स्केल से, या 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर हमारे पास लीस्ट काउंट है। हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या है। वर्नियर कैलिपर के लिए होगी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन है हमारे पास 1 मिलीमीटर, एंड एक वर्नियर स्केल डिवीजन है हमारे पास 0.9 मिलीमीटर।
9 मिलीमीटर, हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। अगर हम बात करें रीडिंग की, होगी रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड, जो मैच हो जा रही है मेन स्केल के साथ में। मेन स्केल रीडिंग का मतलब है MSR हमारे पास है, मेन स्केल रीडिंग, मतलब हमारे पास कितना नंबर राइट साइड में है ऑन मेन स्केल फ्रॉम जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, नंबर ऑन मेन स्केल राइट साइड टू जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये मेन स्केल है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड तो आगे चलता रहेगा। ओके, और मेरे पास वर्नियर स्केल यहाँ पर है, यह है मेरे पास वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का 0 यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, उस पर वर्नियर स्केल की रीडिंग चलेगी जो कि मेन स्केल से कम होगी। 1 2 3 4 5 इस तरह ही चलती जाएगी। ओके, यहां से हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे पास मेन स्केल रीडिंग क्या है 5 है, और यहाँ पर हमें एक मेन स्केल डिवीजन दिया होगा तो मल्टीप्लाई में एक मेन स्केल डिवीजन। जैसे यहाँ पर 1 मिलीमीटर थी, हम अपने स्केल में कम से कम 1 मिलीमीटर डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो उसे कहेंगे मेन स्केल डिवीजन। ओके, इस तरह ये चीज आगे बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर जो डिवीजन वर्नियर स्केल की इसके साथ कोइंसाइड होगी वो यहाँ पर हम वर्नियर लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी रीडिंग। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर किसे कहते हैं। जीरो एरर, जीरो एरर का मतलब है कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे को कोइंसाइड करें। ये हमारे ऊपर वाला मेन स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड करें, इसे कहते हैं हम जीरो एरर। ओके, इस तरह आगे चलता जाएगा। अब अगर हम बात करें कि पॉजिटिव एरर किसे कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर स्केल है। ओके, ऊपर वाला मेन स्केल और नीचे वाला वर्नियर स्केल। यहां पर क्या होगा कि स्केल का 0 राइट में होगा वर्नियर स्केल के डिवीजन के, मतलब जब हमने कुछ भी नहीं रखा वर्नियर कैलिपर में, कुछ भी मेजर नहीं कर रहे हैं हम, तब भी ये कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है। ओके, ऐसा देखा होगा हमने, जब हम सामान लेने जाते हैं, वजन तुलवाते हैं, तो क्या होता है कि उनकी मशीन के ऊपर पहले से कुछ वैल्यू आ रही होती है, जैसे कि हमारे पास मान लो उसमें आ रही 10 ग्राम, तो अगर हम कुछ उसमें तुलवाएंगे तो हमें 10 ग्राम फालतू लेना पड़ेगा। अगर हम 100 ग्राम लेना चाहते हैं सामान तो हमें 110 ग्राम लेना पड़ेगा, अगर हम 200 ग्राम लेना चाहते हैं तो हमें 210 ग्राम लेना पड़ेगा, मतलब हमें ज्यादा लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जितना उसमें पहले से दिखा रहा है इनिशियल रीडिंग है। तो उसी तरह बगैर हमने कुछ मेजर किया, हमने इसमें कुछ भी नहीं रखा, अभी हमने उसमें कुछ भी मेजर नहीं कर रहे, तो भी हमें यहाँ से कुछ ना कुछ रीडिंग मिल रही है, तो इसे कहते हैं हम पॉजिटिव जीरो एरर। इफ जीरो ऑफ
लेफ्ट ऑफ वर्नियर स्केल, जो मेन स्केल का जीरो है वो वर्नियर स्केल के जीरो की अगर लेफ्ट साइड हुआ तो हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसकी वही रीडिंग लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अगर हम यहाँ नीचे देखें तो 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 7 8, यहाँ 9 और यहाँ 10। ओके, तो हम देख सकते हैं 8वीं डिवीजन वर्नियर स्केल की कोइंसाइड हो जा रही है मेन स्केल के साथ में। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव जीरो एरर बराबर, सबसे पहले वर्नियर स्केल के जीरो के इधर क्या है हमारे पास जीरो है तो हम लेंगे जीरो। अगर इस वर्नियर स्केल के जीरो के इधर 5 होता तो हम 5 लेते, यहाँ पे 4 होता तो हम 4 लेते। प्लस में लीस्ट काउंट निकालेंगे, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई में जो रीडिंग कोइंसाइड हो रही है, 8वीं रीडिंग कोइंसाइड हो रही है वर्नियर कैलिपर की, वर्नियर स्केल की, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। अब ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है। ओके, हम एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं मेन रीडिंग में से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे किसी वेइंग मशीन पे पहले से 10 ग्राम दिखा रहा है और हम 100 ग्राम सामान चाहते हैं तो हमें 110 ग्राम वजन करना पड़ेगा। और 110 ग्राम वजन करने के बाद 110 ग्राम क्या है हमारे पास रीडिंग आ गई, लेकिन असल में वो पूरी क्वांटिटी है कितनी, 100 ग्राम ही है, क्योंकि 10 ग्राम तो मशीन पहले से ही दिखा रही थी। तो हम क्या करेंगे, 110 में से 10 को माइनस कर देंगे। तो हम वही करेंगे, अगर हमें रियल वैल्यू चाहिए तो वो होगी रीडिंग माइनस में ये एरर, लीस्ट काउंट इनटू 8। ये हमारे पास क्या करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट रीडिंग। ओके, इसे नोट करो। फिर हम बात करेंगे नेगेटिव जीरो एरर की। अब हम बात करेंगे नेगेटिव जीरो एरर की। नेगेटिव जीरो एरर, इसमें क्या होता है, जीरो ऑफ मेन स्केल इज राइट फ्रॉम जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। डायग्राम देखते हैं, ये हमारे पास मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है कि हम अभी तक कुछ भी मेजर नहीं कर रहे। ये हमारे पास जीरो है मेन स्केल का और ये जीरो है वर्नियर स्केल का। हम देख सकते हैं जीरो ऑफ मेन स्केल राइट ऑफ वर्नियर स्केल। हम यहाँ पे रीडिंग डालते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, यहाँ से हम इसके लिए रीडिंग डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, अब हम देख सकते हैं कि जीरो ऑफ मेन स्केल राइट साइड है वर्नियर स्केल के, इसे हम नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। और इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करने के लिए हम देख सकते हैं कि जो मेन स्केल का जीरो है वो राइट साइड शिफ्ट हो गया है। तो हम इसे पीछे से देखना शुरू करेंगे। 6th रीडिंग कोइंसाइड हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, क्योंकि इसके इधर तो कुछ है नहीं तो हम यहाँ कुछ ऐड नहीं करेंगे। ये बराबर होगा -0 -4 इंटू लीस्ट काउंट।
ये हमारे पास है नेगेटिव जीरो एरर। मैंने आपको बताया कि रीडिंग में से एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा रीडिंग प्लस 4 टाइम्स लीस्ट काउंट। ये हमारे पास आ गई करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू क्लियर है। यहाँ पर हमने जो 6 लिया है वो वर्नियर स्केल की डिवीजन है। ये 5 और ये 6 जो कोइंसाइड हो रही है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट केस की। अगर हमारे पास कभी ऐसा बोला हो कि 11 मेन स्केल डिवीजन को इनसाइड विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये देख के हमें पता चल रहा है कि जो मेन स्केल डिवीजन है वो छोटी है वर्नियर स्केल डिवीजन से, और हमारे पास एक मेन स्केल डिवीजन बराबर है 1 मिलीमीटर के। ओके, इसका मतलब ये है कि 11 मेन स्केल डिवीजन बराबर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। हमारे पास एक मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर की हो जाएगा 11 मिलीमीटर इज इक्वल टू में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ से एक वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएंगी 11 अपॉन में 10 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है आपको, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर गिवन है, माइनस में एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 11 अपॉन 10 मिलीमीटर। 11 अपॉन 10 मिलीमीटर। अगर हम यहां से सॉल्व करें तो हमारे पास लीस्ट काउंट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर हमारे पास कभी भी लीस्ट काउंट नेगेटिव आए तो हमें न्यूमेरिकल को इस तरीके से अप्रोच करना है। ये हमारे पास मेन स्केल है, ऊपर मेन स्केल और यहाँ नीचे है वर्नियर स्केल। ओके, यहाँ मेन स्केल का 0, यहाँ वर्नियर स्केल का 0। रीडिंग डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इस तरीके से यहां से भी चलेगा ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि हमारे स्केल में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ता जाता है। अभी यहां तक हमने कवर किया है 10 मिलीमीटर, उसके आगे भी और भी होंगे। यहां तक मतलब हमने कवर कर लिया 1 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 2 3 4 6 7 8 9 एंड 10। मतलब ये 10 और ये 10 20, मतलब यहां तक हमने 2 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। हम यहां से देख सकते हैं कि मेन स्केल की 11 12 13 14 15 16th डिवीजन कोइंसाइड हो रही है वर्नियर स्केल की 7th डिवीजन के साथ में। और हमें बोला है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ओके, और हम देख सकते हैं इसके लिए हमारे पास लीस्ट काउंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हम लीस्ट काउंट तब निकालते हैं, लीस्ट काउंट कैलकुलेट व्हेन नथिंग इज मेजर्ड। जब हम कुछ मेजर नहीं करते तब हम निकालते हैं लीस्ट काउंट। जैसे यहाँ पर इसके बीच में कुछ भी नहीं रखा क्योंकि दोनों बराबर है, तो हम यहाँ से लीस्ट काउंट निकालेंगे। या हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कौन सी डिवीजन कितने साथ कोइंसाइड हो रही है, वहां से निकाल लेंगे सॉल्व करके। अब हम निकालते हैं रीडिंग।
हमें निकालनी है ये लेंथ, इसको मैंने मान लिया ये एक्स है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग अप्रोच है जो आपको ध्यान देना है। वर्नियर स्केल के जीरो के इधर हमारे पास कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू है। वर्नियर स्केल के जीरो के इधर हमारे पास 8 वैल्यू है मेन स्केल में, तो हो जाएगा 8। और मेन स्केल 8 मेन स्केल रीडिंग है, और एक मेन स्केल डिवीजन हमें पता है 1 मिलीमीटर के बराबर है। क्या ले लेंगे, 1 मिलीमीटर प्लस में मेन स्केल की कौन सी रीडिंग कोइंसाइड हो रही है वर्नियर स्केल के साथ में, तो वो है 16th रीडिंग मल्टीप्लाई में मेन स्केल डिवीजन जो कि 1 मिलीमीटर है, बराबर एक्स जो हमें मेजर करना है, प्लस में कोइंसाइड रीडिंग हो रही है 7th मल्टीप्लाई में एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि यहां से हमने निकाला था 11/10 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 8 मिलीमीटर प्लस 16 मिलीमीटर बराबर प्लस में 7 इंटू 11/10 मिलीमीटर। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू साइन से निकाल लेंगे, एक्स इज इक्वल टू में 24 मिलीमीटर माइनस में 7.7 मिलीमीटर। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को तब सॉल्व करना है जब हमारे पास लीस्ट काउंट नेगेटिव आए। ओके, नोट करो इसे। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्क्रू जॉज। स्क्रू जॉज, हम स्क्रू जॉज और वर्नियर कैलिपर इन दोनों का यूज करते हैं डेसिमल के बाद डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ओके, देखते हैं स्क्रू जॉज कैसा होता है। ये हमारे पास स्क्रू जॉज का स्ट्रक्चर है। ये है स्क्रू जॉज, इसे हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। ये हमारे पास है मेन स्केल, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यहाँ पर रीडिंग दी होती है, और यहाँ पर 0 होता है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूरे सर्कल में रोटेट होता है, और यहाँ से कुछ रीडिंग आ रही होती है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर है 95। ओके, मतलब ये 96 97 98 पूरा 100 तक होगा। इसे हम कहते हैं सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। इसे हम कहते हैं मेन स्केल। ओके, यहाँ से एक थिम्बल होता है, इसे हम कहते हैं थिम्बल। अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट जिससे कि हमारे न्यूमेरिकल इजिली सॉल्व हो जाए। सबसे पहले हम जानेंगे कि पिच क्या होती है। पिच, पिच होता है डिस्टेंस मूव बाय मेन स्केल व्हेन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल टेक्स प्लेस। हमारे पास सर्कुलर स्केल है, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो इसमें से जो मेन स्केल का जो ये पार्ट है ये बाहर आना शुरू हो जाएगा। एक चक्कर घुमाने पे मेन स्केल का कितना पार्ट बाहर आता है उस डिस्टेंस को हम कहेंगे पिच। तो पिच क्या होगी, डिस्टेंस मूव बाय मेन स्केल ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन
रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल टेक्स प्लेस। ओके, जब हम सर्कुलर स्केल को पूरा एक चक्कर घुमा देंगे तो मेन स्केल कितना बाहर आएगा, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। अगर हम बात करें अब लीस्ट काउंट की, तो वो होती है पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल क्लियर है इतना? इसे हम कहते हैं लिस्ट काउंट। पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। यहाँ पर 95, 96, 100 तक होंगे तो हमें नीचे ले लेंगे 100। ओके, अब हम बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग बराबर होती है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल में जो रीडिंग आ रही है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई में एक मेन स्केल डिवीजन कितना होता है, प्लस में मेन स्केल रीडिंग प्लस में सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है मैच हो जाना। तो सर्कुलर स्केल की जब हम इसे घुमाएंगे तो सर्कुलर स्केल की कोई ना कोई डिवीजन यहाँ मैच हो जाएगी। जैसे ये मेरे पास ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ये सर्कुलर स्केल। ओके, सर्कुलर स्केल पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ऐसे ऐसे। मैंने मान लिया कि इस लाइन पर मेरे पास आ रही है 70, तो यहाँ पर हम ले लेंगे सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड, इसके ऊपर हम ले लेंगे 70, क्योंकि इस लाइन के अलग हमारे पास आ रही है 70 मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट जो हमने यहाँ निकाल लिया, पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ये हमारे पास होती है रीडिंग। अब इसे नोट करो, फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर की। अब हम जानेंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर किसे कहते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर, इसमें क्या होता है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल बिलो द मेन स्केल। ओके, जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो नीचे होता है मेन स्केल से। इसका डायग्राम देखते हैं, ये हमारे पास मेन स्केल और ये हमारे पास सर्कुलर स्केल। यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे लाई करेगा मेन स्केल के से, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हम जीरो ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कि कौन सी रीडिंग, अगर हम यहाँ बात करें कि पॉजिटिव जीरो एरर कितना होगा, पॉजिटिव जीरो एरर, तो ये बराबर होगा कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो ये जीरो, ये 1, ये 2, ये थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। यहाँ पर ले लेंगे हम थर्ड इनटू में लीस्ट काउंट। ओके, और एरर को हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो वो हो जाएगा हम रीडिंग माइनस में 3 इंटू लीस्ट काउंट, ये हमारे पास हो जाएगा करेक्ट वैल्यू। अगर हम बात करें नेगेटिव जीरो एरर की, जीरो एरर, तो इसमें क्या होता है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल अबव मेन स्केल। सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल से ऊपर होगा। इसका डायग्राम देखते हैं, कुछ इस तरीके से जीरो क्या होगा, ऊपर होगा मेन स्केल से, और यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग दी होगी हमें, जीरो ले लेते हैं, ये मेन स्केल और ये सर्कुलर स्केल, यहाँ पर कुछ रीडिंग। अब देखो जीरो ऊपर है, यहाँ होगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और पीछे से आते समय क्या होगा, यहाँ पर चलता जाएगा, ये चलता जाएगा 89, और ये
90, 91, 92, 93 ऐसे तो 100 हो जाएगा पूरा। ओके, तो हमारे पास 90 डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल के साथ में। 90 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया है और टोटल रीडिंग सर्कुलर स्केल में डिवीजन कितनी है 100 है, माइनस में डिवीजन कोइंसाइड कर रही है 90। इसे हमने अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया है तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस साइन और मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, तो हमारे पास ये आ जाएगा नेगेटिव 0 एरर। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -10 इंटू लीस्ट काउंट बराबर नेगेटिव 0 एरर। हम जानते हैं कि एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है रीडिंग में से, तो रीडिंग में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरर को 10 इंटू लीस्ट काउंट, ये हमारे पास हो जाएगी करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू इस तरीके से हमने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।